जब हम सुपर हीरो के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में आती है बहुत विशाल ताकत या कोई उड़ रहा है, बड़े बड़े एक्शन सीन। लेकिन क्या हो अगर हीरो बनने का राज मतलब बड़ा होने में नहीं बल्कि छोटा होने में हो? बिल्कुल। आज हम मार्वल की एक ऐसी ही कहानी को थोड़ा गहराई से देखने वाले हैं, जहां एक हीरो जितना छोटा होता है उतना ही ज्यादा खतरनाक बन जाता है। और हमारे पास 2015 की फिल्म एंटमैन से जुड़े जो स्रोत है वो यही बताते हैं कि ये सिर्फ एक सुपर हीरो की कहानी नहीं है। अच्छा, ये कहानी है एक चोर की, एक पिता की और एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया ने एक तरह से ठुकरा दिया था। तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये फिल्म उस सुपर हीरो जॉनर में एक ताजी हवा की तरह आई थी। हाँ, और इसने हीरो होने के मायने ही बदल दिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की जड़ें जाती हैं 1990 में। एक बहुत ही काबिल साइंटिस्ट है डॉक्टर हैंक पिम, और वो उस वक्त शील्ड के लिए काम कर रहे थे। हाँ, मतलब सरकार की वो खुफिया एजेंसी जो ऐसी अजीब चीजों पर नजर रखती है। बिल्कुल। और हैंक पिम कोई मतलब मामूली साइंटिस्ट नहीं थे। उन्होंने एक ऐसी खोज कर ली थी जो साइंस के नियमों को ही मोड़ देती थी। पिम पार्टिकल्स। हाँ, इसको अगर आसान भाषा में समझें तो ये पार्टिकल्स किसी भी चीज के एटम्स के बीच की जो खाली जगह होती है उसे कम कर देते हैं। अच्छा। और नतीजा, इंसान एक चींटी के बराबर छोटा हो सकता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि आकार छोटा होने पर भी ताकत कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। हाँ, कई गुना बढ़ जाती है। इसी टेक्नोलॉजी पर बना था एंटमैन सूट। और यहीं पर कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। हैंक को पता चलता है कि शील्ड जिस पर वो भरोसा करते थे वो उनकी इस खोज का गलत इस्तेमाल करना चाहती है। वो उसे एक हथियार बनाना चाहते थे। वो एंटमैन सूट की नकल करके एक अदृश्य जासूसों की सेना बनाना चाहते थे। सोचिए जरा। और ये हैंक के लिए एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा थी। उन्होंने ये टेक्नोलॉजी दुनिया की भलाई के लिए बनाई थी, जंग के लिए नहीं। सही बात है। उन्हें डर था कि अगर ये फॉर्मूला गलत हाथों में चला गया तो तबाही मच जाएगी। इसी डर से वो अपनी खोज को हमेशा के लिए दफनाने का फैसला करते हैं और शील्ड से इस्तीफा दे देते हैं। और यही फैसला आगे की पूरी कहानी की नींव रखता है। तो हैंक पिम अपनी इस टेक्नोलॉजी को दुनिया से लगभग 25-26 साल तक छुपा कर रखते हैं। हाँ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 2015 में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें एक नए एंटमैन की जरूरत पड़ गई? और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है स्कॉट लैंग की। और स्कॉट लैंग वो किसी भी तरह से एक टिपिकल हीरो नहीं है। वो एक पढ़ा लिखा इंजीनियर है, लेकिन अपनी ही कंपनी के खिलाफ आवाज उठाने के चक्कर में चोरी के जुर्म में जेल जा चुका है। वो दिल का अच्छा है, पर सिस्टम ने उस पर एक अपराधी का ठप्पा लगा दिया है। बिल्कुल। जेल से बाहर आने के बाद उसका बस एक ही मकसद है, अपनी बेटी कैसी के लिए एक अच्छा पिता बनना। वो उसकी नजरों में हीरो बनना चाहता है। हाँ, लेकिन उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड उसके आड़े आता है। उसे कोई नौकरी तक नहीं देता। यहाँ तक कि उसकी पूर्व पत्नी भी उसे अपनी बेटी से मिलने से रोकती है। ये बहुत ही मतलब एक असली और जमीनी समस्या है जो हम सुपर हीरो फिल्मों में ज्यादा नहीं देखते। सही कहा। और यही मजबूरी उसे वापस उसी रास्ते पर ले जाती है जिसे वो छोड़ना चाहता था। चोरी का रास्ता। हाँ, उसके दोस्त उसे एक आखिरी चोरी के लिए मना लेते हैं। टारगेट होता है एक बूढ़े अमीर आदमी के घर की तिजोरी। स्कॉट को लगता है कि ये उसके लिए आसान काम है और इसके बाद उसे अपनी बेटी की परवरिश के लिए पैसे मिल जाएंगे। तो स्कॉट अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स का इस्तेमाल करता है और उस मतलब बहुत ही हाईटेक तिजोरी को बड़ी आसानी से तोड़ देता है। हाँ। लेकिन अंदर उसे पैसे या हीरे जवाहरात नहीं मिलते। उससे मिलता है एक अजीब सा लेदर का सूट और हेलमेट। सोचिए उसका दिमाग कैसा चकराया होगा। इतनी मेहनत की और मिला क्या, एक पुरानी मोटरबाइक जैकेट। वो निराश होकर भी उस सूट को अपने साथ ले आता है। घर आकर जब वो उत्सुकता में उसे पहनता है और गलती से एक बटन दब जाता है तो उसकी दुनिया ही पलट जाती है। हाँ, एक पल में वो अपने बाथरूम के टब में गिरा होता है और पानी की एक बूंद उसे सुनामी जैसी लग रही होती है। ये कोई कूल सुपर हीरो मूवमेंट नहीं था, ये तो एक डरावना अनुभव था। कीड़े मकोड़े उसे अपने बराबर के लग रहे थे। वो इतना डर जाता है कि फौरन उस सूट को वापस रखने जाता है, लेकिन जैसे ही वो उस घर में घुसता है पुलिस उसे पकड़ लेती है। और यहीं पर सारा राज खुलता है। ये पूरी चोरी कोई इत्तेफाक नहीं थी, ये एक जाल था, एक परीक्षा थी। हाँ, एक परीक्षा जिसे खुद हैंक पिम ने रचा था। जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगती है वो है हैंक का चुनाव। हैंक बताते हैं कि वो महीनों से स्कॉट पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने जानबूझकर एक चोर को चुना। क्यों? क्योंकि हैंक ने स्कॉट में वो चीज देखी
जो शायद एक सैनिक में नहीं होती। स्कॉट ने अपनी कंपनी को इसलिए लूटा था क्योंकि वो लोगों को धोखा दे रही थी। मतलब उसने गलत काम एक सही वजह से किया था। बिल्कुल। हैंक को कोई ऐसा नहीं चाहिए था जो सिर्फ ऑर्डर माने। उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए था जिसके पास दिल हो और जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हो। और अब हमें यह भी पता चलता है कि हैंक को एक नए एंटमैन की जरूरत पड़ी क्यों, और वजह है कहानी का असली विलन डैरेन क्रॉस। डैरेन क्रॉस वो हैंक का ही एक तरह से आईना है, लेकिन एक बिगड़ा हुआ रूप। अच्छा। वो हैंक का सबसे होनहार स्टूडेंट हुआ करता था, पर उसे हमेशा लगता था कि हैंक ने अपनी सबसे बड़ी खोज उससे छुपाई। इसी जलन और गुस्से में उसने सालों लगाकर पिम पार्टिकल्स के फॉर्मूले को फिर से बना लिया। और उसने जो बनाया है वो एंटमैन सूट का एक ज्यादा खतरनाक फौजी वर्जन है। हाँ, येलो जैकेट सूट जिसमें जानलेवा लेजर भी लगे हैं। और उसका प्लान सिर्फ सूट बनाना नहीं है, बल्कि इसे बड़े पैमाने पर बनाकर बेचना है। और खरीदार कौन है? हाइड्रा जैसे आतंकवादी संगठन और दुनिया भर की सेनाएं। जरा सोचिए, अगर ये सौदा हो गया तो क्या होगा। हर देश के पास अपनी अदृश्य मिनी सोल्जर्स की फौज होगी। ये एक ऐसी हथियारों की दौड़ शुरू कर देगा जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो अब मिशन एकदम साफ है। स्कॉट लैंग को नया एंटमैन बनकर डैरेन क्रॉस को रोकना होगा। और यहीं से स्कॉट की ट्रेनिंग शुरू होती है, जो किसी भी दूसरी सुपर हीरो फिल्म की ट्रेनिंग से बिल्कुल अलग है। हाँ, यहाँ बात भारी भरकम वजन उठाने की नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसे सिखाया जाता है कि अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यानी अपना छोटा आकार, उसे ही अपना सबसे बड़ा हथियार कैसे बनाया जाए। मुझे तो वो सीन बहुत पसंद है जहां उसे चींटियों से दोस्ती करना सिखाया जाता है। सुनने में कितना अजीब लगता है ना? हाँ, लेकिन असल में वो एक पूरी माइक्रोस्कोपिक सेना तैयार करना सीख रहा था। इस ट्रेनिंग के 3 हिस्से थे, सही है? हाँ। पहला, छोटे आकार में लड़ना जहां एक गिरा हुआ सिक्का भी ढाल बन सकता है। और एक सूटकेस के अंदर की लड़ाई किसी एक्शन फिल्म का क्लाइमैक्स बन सकती है। सही का। दूसरा, चींटियों की अलग अलग प्रजातियों को अपने दिमाग से कंट्रोल करना। कुछ उड़ने वाली, कुछ काटने वाली, और कुछ बिजली का झटका देने वाली भी। और तीसरा था पलक झपकते ही छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा होना, ताकि दुश्मन को संभलने का मौका ही ना मिले। और इस ट्रेनिंग के बीच में हमें कहानी के एक और बहुत अहम किरदार से मिलाया जाता है, होप वैन डाइन, हैंक की बेटी। और ये साफ है कि होप स्कॉट से कहीं ज्यादा काबिल है। वो एक बेहतरीन फाइटर है, टेक्नोलॉजी को समझती है। सच तो ये है कि वो खुद एंटमैन बनना चाहती थी। हाँ। और यहाँ फिल्म एक बहुत ही दिलचस्प पारिवारिक ड्रामा दिखाती है। हैंक अपनी बेटी से प्यार करते हैं, लेकिन इसी वजह से वो उसे खतरे में नहीं डालना चाहते, क्योंकि सालों पहले एक मिशन पर उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया था, जैनेट वैन डाइन, जो ओरिजिनल वॉस्प थी। ओह। तो अब टीम तैयार है, स्कॉट, हैंक और होप। उनका प्लान है डैरेन क्रॉस की कंपनी क्रॉस टेक्नोलॉजीज की हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में घुसपैठ करना, और येलो जैकेट सूट के साथ साथ उसकी सारी रिसर्च और डेटा को हमेशा के लिए मिटा देना। मतलब ये क्लासिक हीस्ट मूवी का सेटअप है। बस यहाँ चोर का आकार एक चींटी कितना है। हाँ, और फिल्म के एक्शन सीन इसी वजह से इतने अलग और अनोखे हैं। यहाँ आसमान में शहर नहीं टूट रहे, बल्कि लड़ाई एक बच्चे के खिलौना ट्रेन सेट पर हो रही है। हाँ, स्कॉट पानी के पाइप से सफर करता है, कंप्यूटर के सर्वर रूम में जान बचाता फिरता है। ये दिखाता है कि एक्शन को दिलचस्प बनाने के लिए उसे हमेशा बड़ा होने की जरूरत नहीं होती, क्रिएटिविटी ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल। फिल्म का क्लाइमैक्स तब आता है जब एंटमैन और येलो जैकेट की आखिरी टक्कर होती है, और डैरेन क्रॉस का येलो जैकेट सूट ज्यादा ताकतवर और खतरनाक साबित होता है। एक पल के लिए तो लगता है कि स्कॉट ये लड़ाई हार जाएगा, और डैरेन स्कॉट की बेटी कैसी को भी खतरे में डाल देता है। हाँ, और अब ये लड़ाई सिर्फ दुनिया बचाने के लिए नहीं रह जाती, ये एक पिता की अपनी बेटी को बचाने की लड़ाई बन जाती है। बिल्कुल। और यहीं पर स्कॉट को वो कदम उठाना पड़ता है जिसके लिए हैंक ने उसे सख्त मना किया था। येलो जैकेट सूट को अंदर से तबाह करने के लिए उसे अपने सूट के रेगुलेटर को हटाना पड़ता है, और सब एटॉमिक लेवल पर जाना पड़ता है। मतलब उसे इतना छोटा होना पड़ता है कि वो एटम से भी छोटा हो जाए। और ऐसा करते ही वो क्वांटम रेल्म में पहुंच जाता है, एक ऐसी रहस्यमयी जगह जो समय और स्पेस के नियमों से परे है। हैंक ने इसे एक तरफा टिकट बताया था। हाँ, क्योंकि वहां से वापसी का कोई रास्ता, कोई नक्शा नहीं है। ये एक तरह से अनंत में खो जाना है। हैंक की पत्नी जैनेट भी इसी क्वांटम ट्रेल में खो गई थी, और एक पल के लिए लगता है कि स्कॉट का भी वही हश्र होगा। लेकिन दो एक चोर होने के साथ साथ एक तेज दिमाग इंजीनियर भी है। हाँ, वो अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करता है और अपने सूट के ग्रोइंग डिस्क से रेगुलेटर को ठीक करके उस अनंत डायमेंशन से बाहर निकल आता है। ये एक ऐसा काम था जिसे हैंक भी नामुमकिन मानते थे। सही बात है। और इस प्रक्रिया में वो डैरेन क्रॉस को भी हरा देता है, जो अपने ही सूट के अंदर सिकुड़कर
गायब हो जाता है। दुनिया एक बहुत बड़े खतरे से बच जाती है। लेकिन स्कॉट की असली जीत ये नहीं है। नहीं, उसकी सबसे बड़ी जीत ये है कि वो अपनी बेटी कैसी का भरोसा और प्यार वापस जीत लेता है। हाँ, अंत में कैसी उसे कहती है, तुम मेरे हीरो हो। और स्कॉट के लिए उससे बड़ा कोई इनाम नहीं था। और यही फिल्म का असली संदेश सामने आता है। ये सिर्फ सुपर हीरो बनने की कहानी नहीं है, ये एक अच्छा पिता बनने की कहानी है। दूसरे मौकों की कहानी है। हाँ, दूसरे मौकों की कहानी। स्कॉट लैंग को समाज ने एक फेलियर मान लिया था, लेकिन जब उसे एक मकसद मिला तो उसने साबित कर दिया कि कोई भी इंसान हीरो बन सकता है। यहाँ हीरो बनने के लिए बड़ा शरीर नहीं, बड़ा दिल चाहिए। बिल्कुल। और फिल्म हमें ये भी बताती है कि ये तो बस शुरुआत है। हाँ, पोस्ट क्रेडिट सीन में हैंक अपनी बेटी होप को एक नया एडवांस्ड वास्ट सूट दिखाते हैं, ये मानते हुए कि अब वो दोनों मिलकर काम करेंगे। और एक दूसरे सीन में ये भी इशारा मिलता है कि एवेंजर्स अब स्कॉट लैंग की तलाश में है। यानी ये छोटा हीरो अब बहुत बड़े खेल का हिस्सा बनने वाला है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें तो स्कॉट लैंग को एक चोर होने के बावजूद हीरो बनने के लिए चुना गया। ये हमें सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हीरो की परिभाषा वो है जो कभी गलती नहीं करता, या वो है जो गलतियां करने के बाद भी सही काम करने के लिए खड़ा होता है। ये फिल्म तो यही बताती है कि शायद असली हीरो हमारे बीच ही होते हैं, बस उन्हें एक मौके की तलाश होती है। सही कहा। वाकई एक दिलचस्प सवाल है, क्या समाज अपने नायकों को दूसरा मौका देकर बनाता है, या नायक उन लोगों में से निकलते हैं जिन्हें समाज पहले ही खारिज कर चुका होता है? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचते रहना चाहिए।